बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब हम बात करेंगे एनडीए वर्सेस पीडीए की। आज से 17 दिन बाद 2024 की सियासी फिल्म का बहुत बड़ा ट्रेलर दिखने वाला है। दो शहरों में दो गठबंधनों के दिग्गज जुटेंगे, शक्ति प्रदर्शन होगा। एक शहर में एनडीए का कुनबा जुटेगा तो दूसरे शहर में पीडीए यानी विपक्ष के मोदी रोको मोर्चा की बैठक होगी। सबसे ज्यादा निगाहें एनडीए की मीटिंग पर टिकी हैं, जहां कई नए चेहरे एनडीए का हिस्सा बनेंगे। 18 जुलाई को जो शक्ति प्रदर्शन होने वाला है, तैयारी देखिए दोनों तरफ से की जा रही है। एक तरफ पीडीए पर भी सबकी नजर है तो दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा कितना बढ़ेगा, कितने पुराने सहयोगी एक बार फिर से साथ आएंगे, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। 2024 का ऐलान जंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एनडीए की मीटिंग 18 जुलाई को बुलाई गई है। पीडीए की मीटिंग भी 17 से 18 जुलाई के बीच में हो सकती है। जगह कहां है एनडीए की मीटिंग की? वो है दिल्ली, जबकि पीडीए की मीटिंग बेंगलुरु में होगी, अभी तक की जो जानकारी मिली है। कितने दल शामिल हो सकते हैं एनडीए की मीटिंग में? 30 से ज्यादा दल एनडीए की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, जबकि विपक्ष की बात करें तो 15 दल शामिल हो सकते हैं। 2024 की लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी की है। एनडीए का विस्तार, इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है। वहीं संगठन में भी बदलाव हो सकता है, हो भी रहा है। कई प्रदेश इकाइयों में बदलाव किया भी गया है। तो ये 2024 को लेकर तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। अब मंत्रिमंडल से पहले एनडीए में विस्तार होगा। मीटिंग में कितने नए चेहरे आएंगे? तो चिराग पासवान का आना तय है, ऐसा अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान से जो बातचीत थी वो बातचीत अब पूरी हो चुकी है और एनडीए की जो बैठक 18 जुलाई को होने जा रही है उसमें चिराग पासवान आएंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में शामिल होंगे, यानी उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए का हिस्सा होंगे। 18 जुलाई को जो बैठक होने जा रही है उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होंगे। इसके अलावा मुकेश सहनी का भी आना तय समझा जा रहा है। 18 तारीख को होने वाली इस बैठक में एनडीए का कुनबा इस तरीके से बढ़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर, उनका भी आना तय है। ओम प्रकाश राजभर की लगातार बातचीत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चल रही थी, वो भी इस बैठक में आ सकते हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू का भी आना इस बैठक में तय है। उनसे जो बातचीत चल रही थी, जो गठबंधन की सुगबुगाहट थी, वो लगभग काम पूरा हो चुका है, तो इसलिए वो भी इस बैठक में आएंगे। सुखबीर बादल यानी अकाली दल को लेकर अभी बातचीत चल रही है, क्योंकि सुखबीर बादल ने कल ही बयान दिया है कि अभी गठबंधन को लेकर कोई संभावना नहीं है। इनका गठबंधन मायावती के साथ है, लेकिन ऐसा जरूर कहा जा रहा है कि इनसे बातचीत चल रही है, ये भी आ सकते हैं। जयंत चौधरी को लेकर भी सभी की निगाहें हैं कि क्या जयंत चौधरी 18 तारीख को होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होते हैं या पीडीए की जो बैठक 18 जुलाई को होने वाली है, 17 से 18 जुलाई को, उसमें वो शामिल होते हैं। वहीं अजीत पवार, इनकी नई एंट्री है। अजीत पवार नए अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आए हैं महाराष्ट्र में, ये इस बैठक का हिस्सा होंगे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इनकी भी नई एंट्री है एनडीए में, ये भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जो एनडीए की इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी सुखबीर सिंह बादल को लेकर साफ नहीं है स्थिति। अकाली दल से गठबंधन की बात हो तो रही है, लेकिन गठबंधन अभी तक हुआ नहीं है, ऑफिशियल इसकी जानकारी नहीं है। वो आते हैं या नहीं, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। हर्षवर्धन जी, एनडीए की इस बैठक में सबसे ज्यादा आपको किस चेहरे का इंतजार रहेगा? कौन सा ऐसा चेहरा जिस पर आप ये कहेंगे कि आएगा कि नहीं, ये देखना इंपॉर्टेंट है? देखिए, एनडीए में जितने चेहरे अभी हैं उनमें से कोई नहीं आएगा, ऐसी तो कोई गुंजाइश नहीं बनने वाली है। नए चेहरे कौन से आएंगे? तो मुझे एक, जिसको कहते हैं ना कि चेहरे के तौर पर चिराग पासवान बिहार से, जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश से, ये वो चेहरे हैं मुझे लगता है जिसको एक तरह से कहें कि अभी के एनडीए में दिखेंगे क्या, ये सवाल है। चंद्रबाबू नायडू दिखेंगे क्या, ये सवाल है। क्योंकि अब ये भी है ना कि भारतीय जनता पार्टी नए जो साथी तलाश रही है या पुराने में से जिनको चाह रही कि फिर से वो शामिल हो जाएं, उन सबको सहमति भी बना पाएगी, या अभी जो उसके साथी हैं एनडीए वो उन्हीं के साथ चलेगी, थोड़ा और आगे जाने पर उनको साथ लेकर आए। क्योंकि उनको विपक्षी गठजोड़ की तरह जल्दी नहीं है कि चेहरा दिखाना है, नंबर दिखाना है, गिनती करानी है। इससे अभी वो थोड़ा मुक्त भाव में है, तो उसका हो सकता है लाभ लें वो। और इसके अलावा अगर सुखबीर सिंह बादल की बात करें, विनोद जी, कल उन्होंने कह तो दिया कि अभी हमारे गठबंधन की कोई चर्चा नहीं है, मायावती से हमारा गठबंधन है, लेकिन क्या ये बयान सिर्फ काफी है? उनके आने की संभावनाएं भी हैं एनडीए की इस बैठक की? देखिए, रस्सी होती है तभी सांप दिखाई पड़ता है। कुछ ना कुछ तो बातचीत पर्दे के पीछे चली रही होगी।
और अभी चूंकि बात पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई होगी, इसलिए उसको सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहते हैं। सुखबीर सिंह बादल का आज मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में, खबर ये भी थी कि पार्टी के अपने नेताओं के बीच में भी उनसे कुछ 4 नेताओं ने पूछा कि भाई इस तरह खबरें आ रही हैं, क्या है, इस पर क्या कहना है, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मैंने मीडिया में जो अटकलें चल रही थी उसमें साफ कर दिया है, बाकी पार्टी जब हम लोग बैठेंगे तय करेंगे तब इस पर बात होगी। अब सुखबीर सिंह बादल के सामने कोई चारा नहीं है, और बीजेपी को भी वो अकाली दल वहाँ मुफीद लगता है, क्योंकि दोनों अलग अलग लड़के विधानसभा चुनाव में देख चुके। पूरी ताकत बीजेपी ने भी लगाई, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी ले लिया, उनको भी ले लिया। और अभी एक दिलचस्प, जो सुनील जाखड़ को जो अध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, अपने प्रदेश अध्यक्ष, तो सुनील जाखड़ जो है वो कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस के मंत्री रहे, विधायक दल के नेता रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे प्रदेश के, और उनका अकाली दल के साथ ठीक ठाक अच्छा उनका अपना एक संवाद रहा है। जबकि जो भाजपा के स्थानीय नेता वहाँ हैं, जो पुराने, वो चाहते हैं कि अकाली दल से, उनके जिद में ही अकाली दल से गठबंधन टूटा। सुनील जाखड़ जो है वो थोड़ा सा इस मामले में एक और मददगार हो सकते हैं, क्योंकि और इसीलिए शायद उनको जिम्मेदारी भी, कमान भी दी गई। मुझे लगता है कि अकाली दल और बीजेपी के बीच में कुछ बात चल रही है और जल्दी ही उस सामने आना चाहिए, क्योंकि बीएसपी से गठबंधन है, वो तो विधानसभा चुनाव में हुआ था, उसका कोई नतीजा तो निकला नहीं। अब बीएसपी की हालत तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत बेहतर नहीं है। तो मुझे लगता है कि देर सवेर सुखबीर बादल का आना लगभग तय है। अब वो सीटों का एडजस्टमेंट, लेन देन जो होता है ना, कि भाई मंत्री बनना है तो परिणीति कौर जो है मंत्री बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या विभाग मिलेगा, लोकसभा में कितनी सीटें कांग्रेस बीजेपी लड़ेगी, कितनी सीटें अकाली दल लड़ेगा, विधानसभा में क्या रेशो होगा, इस तरह की चीज़ें सब जो है तय हो जाएंगी, तब वो उसको अनाउंस करेंगे। अभी जल्दबाजी में क्या करें। नए चेहरों में 2 नए चेहरे और होंगे, जो हर्षवर्धन जी शायद भूल गए, अजीत पवार और ये एकनाथ शिंदे, मतलब बैठक में तो मैं मान ही कि अब चल नहीं, मतलब घोषित अभी अजीत पवार एकदम, चिराग पासवान तो पहले से है एनडीए में, एक तरह से वो एक्सटेंशन में, एनडीए का जो एक्सटेंशन है वो उसमें चल ही रहे थे, चाचा उधर है, अंदर है। लेकिन अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल जो यूपीए की बैठक में, पिछली पटना की बैठक में थे, वो यहाँ बैठक में दिखाई पड़ेंगे अजीत पवार के साथ, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। जयंत चौधरी का मामला थोड़ा सा, अभी जयंत का एक बयान आया कल कि मैं पटना की, बेंगलोर की बैठक में जाऊँगा, ये बयान उनका आया। अब और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने साफ कर दिया है। अब लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अगर अफवाह चल रही है तो अफवाह का कुछ आधार होगा। उसमें भी वही समस्या है कि कितनी सीटें लोकसभा की लड़ी जाएंगी, उनको कितनी मिलेंगी। वो जो एक दिन प्रदीप जी बता रहे थे अपने ही कार्यक्रम में इसमें कि उन पर विलय का दबाव है, विलय वो करना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो भाजपा के जो जाट नेता हैं, संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, जो अजीत सिंह जी को हराया था, बागपत के सतपाल सिंह हैं, भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, इनकी तरफ से एक रेजिस्टेंस भी है। ये नहीं चाहते कि जयंत चौधरी आ जाए तो इनका वहाँ तो कम हो जाए। तो ये भी एक रेजिस्टेंस है कि नहीं, हम लोग तो खुद ही जाट और किसान जो है वैसे हमारे साथ हैं, क्यों इनको ले लें। इस तरह की बात पिछली बार भी हुई थी। तो अभी उनका मामला भी अधर में है। लेकिन चिराग पासवान का तय है, उपेंद्र कुशवाहा का तय है, जीतन राम मांझी का तय है। तो ये सुखबीर बादल और ये जयंत चौधरी, इनका अभी फाइनल नहीं है, कब तक क्या हो। जयंत चौधरी की बात करें प्रदीप जी, तो उनके पास क्या विकल्प है? क्योंकि वो दोनों ही तरफ अभी अपना मूड शिफ्ट दिखा रहे हैं। एक तरफ वो पीडीए को लेकर भी बयान दे रहे हैं, और जो बातचीत अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से चल रही है वो भी जग जाहिर हो चुकी है। तो उनका मूव कितना दिलचस्प होगा ये 17-18 तारीख को? नहीं, बहुत दिलचस्प होगा। उसकी वजह यह है कि उनके लिए आदर्श स्थिति जो वो सोच रहे हैं, जो वो चाहते हैं कि एक अलायंस बने उत्तर प्रदेश में ऐसा, जिसमें बीएसपी, उनकी पार्टी आरएलडी, चंद्रशेखर रावण और कांग्रेस पार्टी हो। अब बीएसपी और कांग्रेस साथ कैसे आएंगे? कांग्रेस के कुछ लोग जरूर बात कर रहे हैं बीएसपी में, लेकिन मायावती से किसी की बात हुई नहीं है। तो ये अलायंस हो पाएगा, इसमें बड़ा डाउट है। लेकिन उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी से भी चल रही है। उनसे अभी 4-5 दिन पहले कुछ लोगों ने स्थानीय स्तर पर पूछा उनके ज़िले में, तो उन्होंने कि आप बीजेपी में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हो, सूट सिलवा लें। तो इस तरह की बातें वो आमतौर पर ऐसी बात पर थोड़ा तल्खी से बोलते थे कि बीजेपी के खिलाफ, कि बीजेपी के साथ कैसे जाएंगे, बीजेपी कम्युनल है। ये जो एक स्टैंड होता है हर भाजपा विरोधी का, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। और उनके सामने उत्तर प्रदेश की राजनीति करना, तो उनको समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव के साथ उनका मामला बनेगा नहीं, चलेगा नहीं। अखिलेश यादव वैसे भी
अपने सहयोगियों को साथ रखने में उनकी क्षमता जो है वो बड़ी जग जाहिर है कि वो साथ रख नहीं पाते हैं। तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प है भारतीय जनता पार्टी, जहां उनकी बातचीत चल रही है और हो सकता है वही मामला अटका है उसी पर। वो अपनी पार्टी की आइडेंटिटी ख़त्म नहीं करना चाहते। बीजेपी कह रही है ऐसे नहीं करेंगे। 2002 में अजीत सिंह से समझौता किया था, बहुत नुकसान हुआ था बीजेपी का। जाटों ने कहा कि भाई अगर हमको अजीत सिंह के पास जाना है तो वाया बीजेपी क्यों जाएंगे, हम सीधे चले जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। तो वही स्थिति हो सकती है अगर अलायंस किया तो बीजेपी का नुकसान हो सकता है जाट वोटों का। तो इसलिए जो है जयंत चौधरी अगर आएंगे तो पार्टी का विलय करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आ पाएंगे, जो अभी तक स्थिति है। बाद में बदल जाए कुछ अलग बात है। इस पूरे उसमें बैठक में एक सरप्राइज जो चेहरा हो सकता है वो जेडीएस का हो सकता है, एचडी कुमार स्वामी हो सकते हैं। जिस तरह का बयान एचडी कुमार स्वामी दे रहे हैं, देवगौड़ा दे रहे हैं, और 2 दिन पहले बीएस येदियुरप्पा ने जो बयान दिया, एचडी कुमार स्वामी और येदियुरप्पा जो है एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। लेकिन येदियुरप्पा ने कहा कि हम और जेडीएस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये अपनी ओर से उन्होंने बोला। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। और विधानसभा चुनाव कर्नाटक का जो हुआ उसके बाद से जेडीएस लगातार इस बात के संकेत दे रहा है कि वो बीजेपी के साथ उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो इसलिए जो है ये कुनबा, अब आप देखिए वही जो मैं पहले बात कह रहा था कि बीजेपी के साथ जुड़ने वाले पार्टियों की संख्या बढ़ती जा रही है, बजाय इसके कि कम हो, और उधर जो है कम होती जा रही है। पहले जो है एकनाथ शिंदे ने तोड़ा, उद्धव ठाकरे की पार्टी एक गुट निकल गया, फिर एनसीपी टूट गई। तो अब कौन कौन रहेगा, 17-18 को थोड़ी पिक्चर और क्लियर होगी। एक प्राची जो चंद्रबाबू नायडू वाला मामला है, बात तो उनकी चली रही है, लेकिन अभी एक जो डेवलपमेंट बीजेपी ने पुरंदरेश्वरी को जो अध्यक्ष बनाया है, एनटीआर की बेटी है वो, और वो चंद्रबाबू की पत्नी से बड़ी हैं, और इनके पति जो थे वो भी दावेदार थे तेलुगु देशम में, और एक तरह से राइवल थे वो चंद्रबाबू नायडू के। बड़ा इनका पारिवारिक आपस में बहुत ही प्रतिद्वंदिता रही, बड़ा झगड़ा रहा। पुरंदरेश्वरी कांग्रेस में चली गई थी, कांग्रेस की सेंट्रल मिनिस्टर भी रही हुई यूनियन कैबिनेट की। तो अब वो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब चंद्रबाबू नायडू और पुरंदरेश्वरी के बीच में कैसे इक्वेशन बनेगी, ये एक दिलचस्प होगा आंध्र प्रदेश की राजनीति में देखना। नहीं, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की नज़र एनटीआर की लेगेसी पर है। जी जी, वो तो उसको लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू का ये आखिरी चुनाव होगा। तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। उसका वोट शेयर कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों चाहते हैं कि अलायंस हो जाए। तो बीजेपी के सामने समस्या ये है कि अगर टीडीपी के साथ करती है तो टीडीपी को अगर संजीवनी मिल जाती है तो बीजेपी के भविष्य, आंध्र प्रदेश में भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं होगी। टीडीपी का कमज़ोर होना आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए ताकतवर होना। इसीलिए आपको याद होगा अमित शाह 1 साल पहले जब गए थे हैदराबाद तो बड़ी कोशिश करके जूनियर एनटीआर से मिले और कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए। हालांकि वो उन्होंने जो है 2014 के चुनाव में चुनाव प्रचार किया था चंद्रबाबू नायडू के लिए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लगा कि मेरे बेटे का प्रतिद्वंदी आ रहा है तो उन्होंने अलग कर दिया। तो उन्होंने राजनीति से फिर नाता ही तोड़ लिया। अच्छा, एक तरफ तो ये भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई, यानी कि एनडीए की बात हो गई। वहीं हर्षवर्धन जी, अगर हम पीडीए की बात करें, जो बात कहते हुए अजीत पवार या प्रफुल्ल पटेल अलग हो गए कि सबको लग रहा है, मीटिंग में सब कहते हैं, सामने से कोई बोले या ना बोले, कि 2024 में आएंगे तो मोदी ही। क्या ये वजह है कि कॉन्ट्रडिक्शन पीडीए में देखने को ज्यादा मिल रहा है? पीडीए के 15 दल अभी साथ हैं या नहीं, ये भी पूरी तरीके से पिक्चर साफ नहीं है? नहीं, मुझे लगता है वहाँ सबसे बड़ी जो बात है कि वहाँ हर दल को लगता है कि मेरा वाला हिस्सा ये खा रहा है, हम जरा सा कुछ करेंगे और अगर कोई ताकत मिलेगी तो इसका 1-2 सांसद और बढ़ जाएगा। वहाँ बड़े विचित्र किस्म की समस्या है। वहाँ हर किसी को लग रहा है कि हमारे वाले में से ये लेके चला जाएगा और 2024 के बाद ये जो हमारी रही सही ताकत है वो भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के भीतर भी है कि हमारी वाली चीजें सब लेकर गए हैं, अब हम धीरे धीरे उसको छीनना है। यानी कहना जरूर है कि हम सब साथ आ रहे हैं, लेकिन दरअसल एक दूसरे से वहां छीनने की होड़ है। एनडीए और जो तथाकथित विपक्षी गठजोड़ है, जो यूपीए प्लस मैं कहता हूं, वो इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। अब यहां इसी वजह से जो प्रफुल्ल पटेल कहते हैं, तो वो बात अब कोई कहेगा कि भाई प्रफुल्ल पटेल अब तो चले गए दूसरे खेमे में, तो उनकी बात क्यों सुने। लेकिन अगर वो उधर रहते
तो मैं बार बार कहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी से क्या उस बैठक में हुआ, इसको आज तक विपक्षी दलों ने बताया क्या? नहीं बताया। वो इसीलिए नहीं बताया कि उसमें कोई बात ही नहीं हुई। उसमें अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि भाई तुम हमारे अध्यादेश पर क्यों नहीं आते हो। उसने कह दिया कि अच्छा तुम हमें, ममता बनर्जी ने बंगाल में क्यों चले आ रहे हो। यहां अखिलेश ने कहा कि हम तुमको कितनी सीटें दे, यानी सिर्फ विरोधाभासों की चर्चा हुई। और विरोधाभासों की चर्चा से आप योग नहीं कर सकते, जोड़ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यह मीटिंग भी जितनी थी उतनी चल जाए, इतना बहुत होगा। वैसे भी 2 लोग कट के जा चुके हैं। अब ये तो 17-18 तारीख को तय होगा कि पीडीए की इस बैठक में कितने लोग शामिल होते हैं। पीडीए जो एक गठजोड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें कितने विपक्षी दल होते हैं? एक चीज है कि देखिए, जो पटना की मीटिंग थी वो पहली मीटिंग थी। वो मीटिंग ही इसलिए थी कि गिले शिकवे दूर करें एक दूसरे से। ठीक। और उस मीटिंग में कोई ये तय नहीं होना था कि सीटों का बंटवारा क्या होगा, बाकी चीजें क्या होगी। ये इसके लिए बेंगलोर की बैठक बुलाई गई है। तो पटना की मीटिंग में तो यही हुआ कि भाई आपस में एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के प्रति मन में जो भाव है, पहले उसको निकाल लो, उस गुबार को निकाला होगा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात कही होगी, ममता बनर्जी ने अपना कहा कि वीआईपी लेफ्ट को लेकर साथ चल रहे हैं, कैसे बनेगा। अरविंद केजरीवाल निर्देश की बात कही, सबने, अखिलेश यादव ने भी कुछ कहा होगा। तो वो मीटिंग ही इसके लिए थी। और उसके बाद एक अरविंद केजरीवाल को छोड़ के बाकी सबने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें 3 बातें भी तय की। बंगलौर, पहले शिमला की डेट थी लेकिन मौसम की वजह से बंगलौर शिफ्ट किया गया। तो बंगलौर में अब तो अभी से हमें ये निष्कर्ष निकाल लेना कि वो एकदम से फ्लॉप हो गई, मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ इससे। आगे अभी चलेंगी, मीटिंगों के दौर चलेंगे, उसके बाद कोई रास्ता निकलेगा। यानी ये आने वाली बैठक एनडीए में देखिए 2 बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक तो सबसे बड़ा ग्लू ये है कि सत्ता केंद्र की एनडीए के हाथ में है, और जो छोटी पार्टियां होती हैं उनको सत्ता का संरक्षण चाहिए होता है, तो वो बढ़ती हैं उसी तरफ। दूसरा, जो मोदी जी हैं, निश्चित निसंदेह देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई किसी को शक नहीं है, विपक्ष को भी शक नहीं। तो जो छोटी पार्टियों को लगता है कि अगर कहीं हमारी नाव बच सकती है तो भाई बड़े नेता के साथ चलो। ठीक है, यानी जो भी विपक्ष की बैठक होने वाली है 17-18 तारीख को, उसे देखना बहुत दिलचस्प है कि वहां से क्या ठोस बातें निकल कर आती हैं और कैसा प्रारूप पीडीए का रहता है। लेकिन इस बीच अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का कुनबा भी जहां एक तरफ लगातार बढ़ रहा है, विस्तार में एनडीए लगा हुआ है, तो वहीं खुद की जमीन को मजबूत करने में भी बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की 3 दिवसीय जोनल मीटिंग हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र के 13 राज्यों के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसदों और विधायकों के अलावा दूसरे अहम पदाधिकारियों को बुलाया गया है। मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि आने वाले चुनाव में कैसे बूथ और समाज के हर वर्ग में बीजेपी का वोट % बढ़ाया जाए। प्रभावी मतदाता संपर्क की योजना क्या है, प्रदेश के सियासी हालात और चुनौतियां क्या हैं, चुनाव सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे ले, कैसे जनता तक वो लाभ पहुंचे, विपक्ष वाले राज्यों में क्या किया जाए, सोशल मीडिया पर प्रभावी कैसे बना जाए, अपने फेवर में नैरेटिव कैसे बनाया जाए, नए वोटर्स को कैसे जोड़ा जाए। कल हैदराबाद में बीजेपी की साउथ जोन की मीटिंग भी होगी और इन तमाम बातों पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हर्षवर्धन जी, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को देखकर यह कहा जा सकता है कि हर मोर्चे पर इस वक्त बीजेपी एक्टिव हो चुकी है, चाहे 24 के चुनाव को साधना हो, एनडीए का कुनबा बढ़ाना हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चाहे फिर विधानसभा के चुनाव हो। देखिए प्राची जी, इसमें एक बात मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का पहला जोर अपनी ताकत बढ़ाने पर है। वो इसको लेकर स्पष्ट है कि एनडीए हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन हमें आंकड़ा अपना चाहिए। पूर्ण बहुमत के लिए किसी भी दूसरी पार्टी पर एक सीट के लिए भी भारतीय जनता पार्टी निर्भर नहीं होना चाहिए। इसीलिए 303 वाला आंकड़ा कि 300+ पर हम जाएंगे। अब ये जो राज्यों के लिहाज से मीटिंग हो रही है, ये बड़ी रोचक है। भारतीय जनता पार्टी में ये वाली मीटिंग पहली बार हो रही। 3 तरह की मीटिंग्स हो रही। एक तो एक कि जोन बनाकर अलग अलग राज्यों को उसमें शामिल किया। दूसरा, जो हारी हुई सीटें हैं वहां कैसे, किन लोगों को हम एक तरह से कहें कि जो एकदम हम नहीं जीत पाते हैं उस पर कैसे अलग लोगों को डिप्लॉय करते हैं कि कोई मैनेजमेंट का है, किसी को 2 सीट दे दिया, किसी को 4 सीट दे दिया और दिल्ली में एक आदमी को बैठा दिया। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है कि प्रत्याशी चयन की अभी से शुरू हो गई है वहां प्रक्रिया, और ये सबसे बड़ी मीटिंग है जिसको खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत ज्यादा बारीकी से देख रहे हैं। उसमें से एक है जो 3 जोन में बनाकर अलग अलग राज्यों के लोगों की मीटिंग है, और उसमें सारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, नेशनल जिनके पास जिम्मेदारी है, और साथ में जो सांसद हैं वो भी, वो कुल मिलाकर एक तरह से आप कहें कि अब
जो चुनाव के नजदीक पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या कुछ निकल कर वहां से आएगा जिसको कमजोरी अगर है तो सेंट्रल से भरपाई होगी, अगर वो भरपाई सीधे तौर पर नहीं होती दिख रही तो उसका क्या इलाज हो सकता है, और जिसको हम कहते हैं कि क्या कहीं कहीं इन जोन्स में एनडीए वाले कुनबे से बात बनेगी क्या, तो दूसरी वाली मीटिंग वहां जुड़ेगी, और तीसरी वाली अगर उन दोनों से बात नहीं बन रही है तो प्रत्याशी कहां तय करना है वो बात होगी। अपनी इसी मीटिंग के बिना पर हर्षवर्धन जी बीजेपी इतने हार्ड बार्गेन के तौर पर सामने आ रही है, एनडीए में जो लोग अब नए शामिल होने वाले हैं, जो पुराने साथियों को लाना है, उनके साथ हार्ड बार्गेन कर रही है अब बीजेपी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है इसमें, और ये चूंकि जिनके साथ वो बार्गेन कर रही है उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। कोई कुछ कहेगा कि हम कहते हैं ना कि भाई हम किसी जगह पर खड़े हुए तो अच्छा तुम हमें क्या दे रहे हो, हम तुम्हें क्या देंगे, तो वो बताते हैं कि तो ठीक बात है कि हो सकता है कई जगह भाजपा की सीटें न रह जाए दूसरे के न मिलने से, लेकिन बड़ा हिस्सा भाजपा के पास है तो वो सामने वाले को पता है, इसीलिए 2 सीटें, 4 सीटें, 1 सीटें, 3 सीटें, इस तरह से जो बार्गेन होना है उसमें भी दूसरी पार्टियां तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है कि अगर ये हम समय से कोई सौदा हमने नहीं किया तो उसका नुकसान उठाना पड़ जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।